हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डाइंग डिक्लेरेशन डिस्कस करने वाले हैं, उसकी गाइडलाइंस। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है, ओरल होती है, रिटन होती है, वीडियोग्राफ हो सकती है, लेटर के थ्रू हो सकती है, क्या सोल कन्विक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद वाले वीडियो में। अभी हमारा है कि आइडियल डाइंग डिक्लेरेशन क्या होनी चाहिए, है ना। अब ऑब्वियसली अगर ओरल और रिटन है तो ओरल को कैसे प्रूव करोगे, विटनेसेस को बुला के। रिटन है तो वो डॉक्यूमेंट देखोगी कि क्या है, उसकी उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो विक्टिम है वो सही स्टेट पे होना चाहिए, है ना, फिट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए उसका। ऑब्वियसली ही शुड बी इन अ कंडीशन टू गिव डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। अगर कोई ब्रेन डेड है, इफ समबडी इज ब्रेन डेड, कैन ही गिव द टेस्टिमनी? नो, राइट। अभी कौन बताएगा कि ब्रेन डेड है या कंडीशन है सही है कि नहीं सही है? डॉक्टर। तो डॉक्टर जनरली एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिएंटेशन डिस्पोजिशन देता है ना। जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो उसका टाइम मेंशन होना चाहिए। पता चला डाइंग डिक्लेरेशन में टाइम लिखा हुआ है 2 PM और डेथ का टाइम है 11 AM। अब बताओ क्या ये रीजनेबल है? क्या इस पर रिलाई किया जा सकता है? नहीं, है ना। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन कर दी हो कि नहीं क्लॉक स्लो थी या समथिंग लाइक दैट, ओके। फिर दूसरा क्या है कि साइंड होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन। किसके द्वारा साइंड होनी चाहिए? विक्टिम के द्वारा साइन होनी चाहिए। अगर नहीं आता सिग्नेचर करना तो अपना अंगूठा लगा दे, कोई भी थंब या कोई भी थंब का वो लगा दे, मार्क लगा दे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता है, इफ़ यू नो लेट्स से हिज थंब इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, देन वी कुड एक्सप्लेन दिस इन कोर्ट, ठीक है। एविडेंशियरी वैल्यू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस बता सकते हो। अगर कोई थंब या किसी का भी वो नहीं है, साइन नहीं है, तो आप बता सकते हो। अगर थंब इम्प्रेशन भी नहीं है तो भी आप बता सकते हो कि दिस वॉज द सिचुएशन एंड देयरफॉर वी कुड नॉट टेक द थंब इम्प्रेशन। ऑलराइट, नाउ इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम लैंग्वेज। मरने वाला तमिलियन है ना, और आपने उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, क्योंकि जिसको दी उसको तमिल समझ तो आती थी पर वो लिख नहीं पाता था, है ना। या फिर उसने एकदम हिंदी में ही वो कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो जनरल रूल ये है कि भाई रिकॉर्डिंग शुड बी डन इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पर भी जो डिक्लेरेशन दे रहा है वो जिस भाषा में बोल रहा है, बट अगर उसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, देन द स्क्राइब जो कर रहा है ना ट्रांसलेशन, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर देखा जाएगा, कोर्ट की ड्यूटी है देखने की कि क्या उसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट था या नहीं था। स्क्राइब किसको बोलते हैं? द वन हु रिकॉर्ड्स डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज़, डाइंग डिक्लेरेशन हमें पता है कि हम पुलिस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करते। स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज़ जनरली नॉट एडमिसिबल इन लॉ, है ना। आपने इसलिए देखा होगा 25, 26 ये कन्फेशन पुलिस गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ नो वैल्यू। तो इसीलिए बेटर रहता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये गाइडलाइन है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। आपने देखा होगा वो दिल्ली क्राइम वाली जो सीरीज़ थी, उसमें भी जब लड़की को होश आता है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जाती है रिकॉर्ड करने, है ना। तो जनरली मतलब लॉ तो यही बोलता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। बट अब कई बार ना ऐसी कंडीशन आ जाती है, मजबूरी है। अब कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, मरने ही वाला है, वहाँ पर पुलिस प्रेजेंट है, तो अब आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं रुक जा, थोड़ी देर बाद मरना है यार, अभी मैं मजिस्ट्रेट को बुला के लाता हूँ। नो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। तो क्यों हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को करते हैं? क्योंकि दे आर ट्रेंड, यू नो। अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, पर अगर मान लो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट था, फिर भी किसी पुलिस ने रैंडमली डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर ली, तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर प्रोसिक्यूशन का बर्डन बढ़ेगा, है ना। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों भाई, क्यों इसको करा, ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ठीक है ना। तो ये इससे एविडेंशियरी वैल्यू पे असर पड़ता है। अच्छा, हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा बर्डन प्रोसिक्यूशन का, उतना आसान अक्यूज्ड के लिए केस, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। पर अब देखो, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में का रीज़न क्या है? ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके।
अब बेचारा बंदा वैसे ही उसको उसकी हड्डियाँ टूटी या लेट्स से बर्न इंजरीज हैं, अब वो बोला तो उससे जा नहीं रहा है। तो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में ये होता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बिकॉज आप नैरेटिव फॉर्म में आपको नहीं पता चलता कि क्या है, बट अगर वो नैरेटिव फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया गया और कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है ना, मान लो वो है उस फिट स्टेट में जहाँ पूरी चीज़ बता पा रहा है या बता पा रही है, तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इट्स जस्ट अ गाइडलाइन, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इट्स अ गाइडलाइन। अच्छा, अब कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो ट्यूटर कर सके, है ना। जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, he should ensure that there is nobody who's tutoring the victim before recording the dying declaration, है ना। मान लो डिफेंस बोल रहा है कि अरे नहीं इसको तो ट्यूटर किया गया था, इसके तो माँ बाप वहीं पर प्रेजेंट थे जब हमने डाइंग डिक्लेरेशन की, उसके पहले ही उसको वो बोल के गए कि क्या बोल रहा है। पर अगर जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूफ कर दे कि अरे ये भी तो डिफेंस भी तो वहीं पर, ये अक्यूज्ड भी तो वहाँ पर था, तो फिर कैसे होगा। देन इन सच अ केस वो डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट शुड बी अ कंप्लीट डाइंग डिक्लेरेशन, है ना। ऐसे पीसेस में नहीं बोलना चाहिए। मान लो इस बोलते बोलते इस प्रोसेस में चली गई, हाथ दिखा रही है एक तरफ, एक बंदे की तरफ और उसका हाथ गिर गया, तो उस केस में ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस तो नहीं होगा, है ना। एंड देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डाइंग डिक्लेरेशन शुड बी कोहेरेंट, कंसिस्टेंट होनी चाहिए खुद में, है ना। एक्स ने मारा, फिर दूसरी बार में बोल रहे नहीं एक्स और वाई ने मारा, फिर बोल रहे वाई ने मारा, तो इस केस में ऑब्वियसली इसकी जो वो है एविडेंशियरी वैल्यू, उसको मतलब डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। नाउ इफ़ देयर आर सेवरल डाइंग डिक्लेरेशन, कभी ए बंदे को दी, फिर बी को दी, फिर सी को दी, तो इनमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। तो अगर मान लो कि वो जब उसको एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस वाले को उसने डाइंग डिक्लेरेशन दे दी, जब हॉस्पिटल जा रहा था, हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर को भी उसने ओरल डाइंग डिक्लेरेशन दे दी, पुलिस पहुंची या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पहुंचा तब अलग, तो टोटल ऐसे करके 3 या 4 हो गए, है ना। तो कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन कंसिस्टेंट है उसको देखा जाएगा, ठीक है। और सब में अगर कुछ इनकन्सिस्टेंसी है तो डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू गिर जाएगी। अब डाइंग डिक्लेरेशन अगर जेस्चर के थ्रू है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कई बार, सुसाइड नोट भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है ना, और जेस्चर भी। तो अगर जेस्चर के थ्रू डाइंग डिक्लेरेशन दिए ना, तो जो जेस्चर्स हैं उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्क्राइब होगा जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है जेस्चर्स का उसको भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिएंटेशन और डिस्पोजिशन कितना ज़रूरी है ना। क्या अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू पूरी ख़त्म हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हमारे पास सर्टिफिकेट हुई, है ना। फिटनेस सर्टिफिकेट होना हर बार पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेडिकल कंडीशन ठीक है पेशेंट की तो फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट मेडिकल कंडीशन बहुत ही एडवर्स है और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली डाइंग डिक्लेरेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बट फिटनेस सर्टिफिकेट था और एग्जामिनेशन करने के बाद जो फिटनेस सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस है वही इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है, देन डज नॉट मैटर कि क्या कैसा है, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन आएगा। पर मान लो कि कंडीशन जैसी भी है बट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसकी वो ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश हो गई है, तो ऑफ कोर्स फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेडिकल कंडीशन क्या थी, डाइंग डिक्लेरेशन की स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू होगी, ओके। सो दिस वॉज इट। डाइंग डिक्लेरेशन, मान लो बंदा डाइंग डिक्लेरेशन, ये देख लीजिए, ये सारी आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन में होना चाहिए, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्लियरली मेंशन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सेम लैंग्वेज होना चाहिए, जेएम या ईएम करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होना चाहिए, ट्यूटरिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नाउ व्हाट इफ़ कि जो बंदा डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो मरा ही नहीं, फिर उसकी डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 21 क्लॉज 2 में एडमिसिबल होगी, है ना। सेल्फ सर्विंग एविडेंसेस जो होते हैं हम आपने पढ़ा होगा, ये सेक्शन 6 में हो सकती है रेस्ट एसची में, सेक्शन 8 में हो सकती है ना, स्टेटमेंट अकम्पनिंग कंडक्ट में जो एक्सप्लेनेशन 1 है,
देन अगर आप प्रोसीजरली बोलो तो 157 में कोरॉबरेट करने के लिए यूज़ हो सकती है, 145 में कॉन्ट्रडिक्ट और क्रॉस एग्जामिन करने में यूज़ हो सकती है, 155 क्लॉज 3 में इम्पीच करने के लिए यूज़ हो सकती है, और 159 में मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए यूज़ हो सकती है. ओके, सो दिस वॉज इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल क्लैरिफाई.